नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग वर्ग 11 के भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ संख्या 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भारत, संरचना एवं भू-आकृति विज्ञान। इस पाठ को हम लोग शुरू करें इसके पहले यह समझ लें कि इस पाठ में हमें पढ़ना क्या है। 2 मूल तत्व हैं जिसके बारे में हम लोग इस पाठ में चर्चा करेंगे। पहला है संरचना और दूसरा है भू-आकृति विज्ञान। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे भारत की संरचना की। संरचना का तात्पर्य क्या होता है? तो हमें यह समझना है कि किसी भी भूखंड या किसी भी क्षेत्र का जो निर्माण है वह किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है या वह किन किन तत्वों से बना है, उसके निर्माण प्रक्रिया में किस प्रकार के बदलाव हुए हैं, और इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए जो उसका वर्तमान स्वरूप है वह उसके संरचना से संबंधित होता है। हम लोग भारत की संरचना की चर्चा शुरू करें इसके पहले हम लोग पृथ्वी के इतिहास में कुछ पहले जाते हैं, जब पृथ्वी की शुरुआत हुई, ताकि हम लोगों को भारत की संरचना को समझने में आसानी हो। दरअसल हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति आज से करीब 460 करोड़ वर्ष पहले हुई और तब से लेकर वर्तमान समय तक हमारी पृथ्वी में लगातार बदलाव होता रहा है। और यह पृथ्वी में यह जो बदलाव है उसी से संबंधित पृथ्वी के विभिन्न भागों की संरचना है। दरअसल जब आज से 460 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उस समय से लेकर वर्तमान समय तक जो हम लोग पृथ्वी का बाहरी स्वरूप देखते हैं इसमें काफ़ी अंतर आ गया है। जिस समय पृथ्वी की शुरुआत हुई उस समय इसके जितने भी स्थलीय भूभाग थे वह सभी एक स्थान पर थे और जिसे सुपर कॉन्टिनेंट या पैंजिया कहा जाता था। और कालांतर में यह जो पैंजिया है वह कई भागों में विखंडित हो गया और कई जो छोटे छोटे टुकड़े इसके बने उसे प्लेट के नाम से जाना जाता है। दरअसल 11वीं कक्षा का जो दूसरा भूगोल की जो पुस्तक है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उस किताब में हम लोग विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल यह समझते हैं कि यह जो पैंजिया था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था, उसमें पृथ्वी के आंतरिक भागों से कई प्रकार की शक्तियाँ बाहर जो आती हैं उसके कारण उसमें विखंडन हुआ और उस विखंडन के कारण वह कई टुकड़ों में बट गया और पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो संवहन शक्तियाँ या संवहन तरंगों की शुरुआत हुई, उन तरंगों के कारण यह जो एक बड़ा सा भू-आकृति था, यह जो बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा था वह अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होने लगा। और इसी क्रम में आगे हम लोग एक मानचित्र देखेंगे जिससे आपको यह स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी का जो बाहरी स्वरूप है उसमें बदलाव हुआ है। इस मानचित्र में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ऊपर के बाईं तरफ पृथ्वी के जितने भी स्थलीय भूखंड हैं वह एक स्थान पर थे जिसे पैंजिया कहा गया। और जैसा कि हम लोगों ने भी चर्चा किया कि यह पृथ्वी के आंतरिक भागों से जो उत्पन्न संवहनिक तरंगें थी उसके कारण यह विखंडित हुआ और सबसे पहले इसका विखंडन 2 भागों में हुआ। इसके ऊपरी भाग को, जो विषुवत रेखा का ऊपरी हिस्सा है, अधिकांश भाग जहाँ अवस्थित थे उसे लॉरेंसिया या अंगारा लैंड कहा गया और जो विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में जो अधिकांश भूखंड थे उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। वर्तमान समय में जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा भारत प्रदेश है, यह उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज से करोड़ों वर्ष पहले जो हमारा भारतीय भूभाग है, खासकर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग, यह पृथ्वी के काफ़ी दक्षिणी हिस्से में था। तो बच्चों, जैसा हम लोगों ने भी इस मानचित्र में देखा कि जो पैंजिया था वह कई भागों में विखंडित हो गया और विखंडित होने के बाद वह अलग अलग दिशाओं में चला गया और जिसके कारण वर्तमान समय में हम लोग पृथ्वी का यह स्वरूप देखते हैं। तो दरअसल हमारा जो भारतीय भूभाग है वह आज से करोड़ों वर्ष पहले, जो वर्तमान समय में अगर पृथ्वी की संरचना के हिसाब से हम लोग देखें तो यह विषुवत रेखा है, पृथ्वी का बिल्कुल मध्य भाग, और वर्तमान समय में हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है 0 डिग्री से ऊपर। लेकिन जैसा कि अभी हम लोगों ने पैंजिया में देखा था कि जब इसका विखंडन हुआ तो इसके निचले हिस्से में यानी 0 डिग्री के नीचे जितने भी स्थलीय भूखंड थे जिसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था, भारत का भूभाग उसी का हिस्सा था और इसकी स्थिति यहाँ पर थी इस तरीके से। और यह इस विषुवत रेखा से हजारों किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित था। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने भी चर्चा किया कि भारत सहित दुनिया के विभिन्न भाग
जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण संवहित होना शुरू हो गया, जिनका संवहन हुआ, एक जगह से दूसरे जगह वह विस्थापित होने लगे, उसी क्रम में भारतीय क्षेत्र भी विस्थापित होने लगा। और यह जो भारतीय क्षेत्र था, जैसा हम लोगों ने भी चर्चा किया कि जितने भी यह भूखंड के टुकड़े हुए उनको प्लेट कहा गया। तो इसी क्रम में एक प्लेट का निर्माण हुआ जिसको कहा गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जी हाँ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। दरअसल यह जो भारतीय प्लेट है और एक महादेश के रूप में जिसे आप लोग जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया, यह दरअसल दोनों भूखंड वर्तमान समय में एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन पृथ्वी के शुरुआती इतिहास में यह दरअसल दोनों एक ही हिस्से का भाग था और इसी कारण इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा गया। और इसके उत्तर की तरफ गति प्रारंभ हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद यह क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रेलियन भूखंड था यह भारतीय प्लेट से टूट गया और टूटने के बाद इसकी जो दिशा थी वह बदल गई और यह दक्षिण पूरब की तरफ शिफ्ट होने लगा और बाकी बचा हुआ जो भारतीय हिस्सा था यह उत्तर की तरफ शिफ्ट होने लगा और लगातार करोड़ों वर्षों तक इसकी गति उत्तर की तरफ रही। और आज से करीब 1 करोड़ वर्ष पहले यह जो हमारा भारतीय भूभाग है यह वर्तमान स्वरूप में आया और इस प्रकार से यह करोड़ों वर्षों की गति के बाद जो बिल्कुल 0 डिग्री से काफ़ी दक्षिण में हजारों किलोमीटर दक्षिणी भाग में अवस्थित था भारतीय भूभाग, जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, वह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में आ गया। और जैसा कि हम लोगों ने भी चर्चा किया कि करीब वर्तमान समय से 1 करोड़ वर्ष पहले यह पूरी तरह से वर्तमान स्थिति में आ गया है। तो बच्चों, आप लोगों ने भारत की जो स्थिति थी इसका किस तरीके से उत्तरी गोलार्ध की तरफ परिवहन हुआ है इसको आपने देखा और जो हजारों किलोमीटर की गति भारतीय क्षेत्र ने की, इसका जो खिसकाव हुआ है, यह खिसकाव भारतीय भूभाग की संरचनात्मक विविधता को दिखाने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी संचलन के क्रम में हम लोग देखते हैं कि भारतीय भूभाग की संरचना काफ़ी परिवर्तित होती रही है और इसी क्रम में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, तो बच्चों, आप लोगों ने अभी देखा कि किस तरीके से हमारा भारतीय भूभाग, जो खासकर भारत का दक्षिणी हिस्सा है, वह हजारों किलोमीटर गति करते हुए ऊपर वर्तमान समय तक वर्तमान सिचुएशन में आया है। आगे आप एक मानचित्र देखेंगे जिसके माध्यम से भारतीय भूभाग की हजारों किलोमीटर की जो उत्तर की तरफ गति है वह आपको स्पष्ट होगी। आप लोग इस मानचित्र में स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि भारतीय भूभाग जो काफ़ी दक्षिण में था, आपको विषुवत रेखा या इक्वेटर दिखाई पड़ रहा होगा और यहाँ से यह काफ़ी दक्षिण में भारत की स्थिति थी आज से करीब 7 करोड़ वर्ष पहले, और यह उत्तर की तरफ शिफ्ट होता गया और करीब 1 करोड़ वर्ष पहले यह वर्तमान स्थिति में आया। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने भी चर्चा किया कि भारतीय भूभाग का जो दक्षिणी गोलार्ध से या दक्षिणी क्षेत्र से उत्तर की तरफ जो शिफ्टिंग हुआ, इसी शिफ्टिंग के क्रम में बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए जिसकी वजह से हमारा जो भारतीय भूभाग है उसमें उसके अलग अलग क्षेत्रों में कई संरचनात्मक विविधता दिखाई पड़ने लगी, कई किस्म की संरचनात्मक विविधता उत्पन्न हो गई। और इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भारतीय भूभाग है उसमें संरचनात्मक दृष्टि से 3 स्पष्ट इकाइयाँ दिखाई पड़ती है। अर्थात हमारा जो भारतीय क्षेत्र है उसको संरचनात्मक दृष्टि से हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। आगे आपको दिखाई पड़ेगा वह जो 3 इकाइयाँ हैं, उन्हीं तीनों इकाइयों के तहत हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारतीय भूभाग का किस प्रकार से संरचनात्मक विकास हुआ है। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के अंतर्गत इसके 3 स्पष्ट भूभाग हैं। पहला प्रायद्वीपीय भूभाग, दूसरा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो आइए बच्चों, हम लोग एक एक करके इन सभी संरचनात्मक इकाइयों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय भूभाग की। दरअसल प्रायद्वीपीय भूभाग से हमारा तात्पर्य है भारत का यह जो दक्षिणी हिस्सा है, इससे आपको दिखाई पड़ रहा होगा यह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है और यही हिस्सा हजारों किलोमीटर गति करते हुए उत्तर की तरफ आया है। और इस उत्तर की तरफ गति के क्रम में जो इसमें बदलाव हुए थे वही इसकी संरचनात्मक विशेषता को बतलाता है। इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। जब भारतीय भूभाग
उत्तर की तरफ शिफ्ट करने लगा। तो यह खिंचाव के कारण हुआ। खिंचाव की प्रक्रिया को समझने के लिए हम लोग यह समझते हैं कि जिस तरीके से अगर किसी उबलते हुए पानी में कुछ पत्ते डालते हैं या चाय की पत्ती डालते हैं, तो पानी के उबाल के साथ क्या होता है कि वह दो दिशाओं में पटते जाता है, कुछ पत्ती दाएं तरफ, कुछ बाएं तरफ। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे धरातल के निचले हिस्से में संवहन तरंगें चलती हैं, और यह जो संवहन तरंगें हैं अपने ऊपर के भूभाग या जिसे हम लोग प्लेट भी कहते हैं उसको गतिशील बनाता है। और इसी क्रम में यह जो भारतीय भूभाग था इसका उत्तर की तरफ खिंचाव हो रहा था इस डायरेक्शन में। और इस खिंचाव के क्रम में क्या होता है कि भारत के इस प्रायद्वीपीय भाग में कई स्थानों पर भ्रंश उत्पन्न हो जाते हैं, क्रैक्स उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरीके से स्वाभाविक है आप लोग इस चीज़ को समझते होंगे, जैसे किसी गीली मिट्टी को या किसी वैसे ढेर को अगर किसी सरफेस पे रख के एक साथ खींचा जाए तो उसके बीच बीच में कई जगह पे क्रैक्स हो जाते हैं, और इसको भूगोल की भाषा में हम लोग भ्रंश कहते हैं। तो यह जो भ्रंश या फॉल्ट होता है यह भारत के दक्षिणी हिस्से की संरचनात्मक विशेषता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि भ्रंश, सबसे पहले यह समझ लें कि भ्रंश का विकास आखिर होता कैसे है। दरअसल किसी सरफेस के उदाहरण लेकर हम लोग समझें कि यह कोई धरातलीय भाग है और इसके आंतरिक भाग में खिंचाव हो रहा है, कुछ खिंचाव इस तरफ और कुछ खिंचाव इस तरफ। अब इस खिंचाव के कारण यहाँ पे दरार उत्पन्न हो जाता है जिसको भ्रंश कगार कहा जाता है, और इस भ्रंश कगार के तहत जब दोनों भूभाग दोनों तरफ खींच जाते हैं तो कभी कभी यह बीच का हिस्सा नीचे धंस जाता है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यह दोनों तरफ का भूभाग ऊपर रह जाता है और इसका बीच का जो हिस्सा है वह धंस के नीचे चला गया, और इसी को कहा जाता है भ्रंश घाटी। ठीक है। अब कालांतर में क्या होता है कि इस भ्रंश घाटी में मलबों का निक्षेप होता रहता है, उसके बावजूद यह दोनों तरफ की ऊंची भूमि से काफ़ी गहरा होता है। और इसी तरह के भ्रंश घाटी में हमारे दक्षिण भारत की बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी। तो इस तरह की जितनी भी नदियाँ हैं वह सारी की सारी नदियाँ इसी प्रकार के भ्रंश घाटी में उत्पन्न हुई है। आगे हम लोग देखते हैं कि यह जो भ्रंश घाटी है और किस तरीके से भारतीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। हाँ, तो बच्चों हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दक्षिण भारतीय क्षेत्र का जब उत्तर की तरफ खिसकाव प्रारंभ हुआ उसके कई प्रभाव पड़े, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था विभिन्न भ्रंश घाटियों का विकास। कुल मिलाकर करीब छोटे बड़े 200 से अधिक भ्रंश घाटियों का वर्तमान समय तक पता किया गया है। और इस तरह के भ्रंश घाटियों का जो विकास हुआ इसका एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, वह है दक्षिण भारत के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों की संरचनात्मक विशेषता को विकसित करने में। जैसा कि आप लोगों ने एक सुना होगा कि हमारे दक्षिण भारतीय क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा लावा पठार है जिसे दक्कन पठार कहते हैं। तो यह जो दक्कन पठार है दरअसल इसका विकास इसी तरह के भ्रंश घाटी से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने पहली कक्षाओं में पढ़ा होगा, पिछली कक्षाओं में, कि हम धरातल का जो ऊपरी हिस्सा है उसके निचले भागों में अर्ध पिघले अवस्था में कुछ तत्व हैं जिसे दुर्बल मंडल का क्षेत्र कहा जाता है, और उसके ऊपर का जो ठोस धरातलीय भाग है उस पर तैरती हुई अवस्था में है, और वह जो पिघली हुई अवस्था में गर्म तप्त अवस्था में जो दुर्बल मंडल का क्षेत्र है, कभी कभी क्या होता है कि अगर ऊपरी हिस्से कहीं कमज़ोर होते हैं तो क्षेत्र से पृथ्वी के आंतरिक भागों से जो पिघले हुए चट्टान है जिसे मैग्मा कहा जाता है वह ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में बाहर की तरफ निकलता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ज्वालामुखी विस्फोट दो प्रकार का होता है, एक जो किसी छिद्र के माध्यम से निकले इसे केंद्रीय विस्फोट कहते हैं, और कभी कभी विशाल क्षेत्र में एक दरार जैसा उत्पन्न हो जाता है और इस दरार के माध्यम से लावा दोनों तरफ प्रवाहित होता है। तो दक्षिण भारतीय क्षेत्र में जो उत्तर की तरफ इस क्षेत्र का शिफ्टिंग हो रहा था तो जो दरार उत्पन्न हुए उन दरारों के माध्यम से एक विशाल क्षेत्र में लावा का निष्कासन होने लगा दरारी विस्फोट के द्वारा, और इन दरारी विस्फोट के द्वारा जो लावा निकला वह परत दर परत एक दूसरे पर जमता रहा और लाखों वर्षों में एक ऊंचे पठार का यह रूप ले लिया जिसको दक्कन पठार कहा जाता है। इसकी चर्चा हम लोग आगे विस्तार से करेंगे। फिलहाल हम लोग यह समझें कि भारत की संरचनात्मक विशेषताएं किस प्रकार से विकसित हुई हैं। हम लोग आगे देखते हैं कि जब भारतीय क्षेत्र उत्तर की तरफ शिफ्ट कर रहा था
तो इसका एरिया कहाँ कहाँ बढ़ा। इस रेखा चित्र में आप देख सकते हैं कि यह विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग से बिल्कुल उत्तरी भाग तक शिफ्ट होने के क्रम में जो एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आया होगा वह क्या होगा, कुछ अंदाज़ा लगाइए। यह है भारतीय क्षेत्र की जलवायु। हाँ तो बच्चों, हम लोग आगे समझते हैं कि भारतीय भूभाग जो दक्षिणी क्षेत्र से उत्तर की तरफ जब यह शिफ्ट किया तो इस क्रम में एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुआ होगा, यह है इसका वायुमंडलीय बदलाव। दरअसल आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि किसी भी क्षेत्र का जो अक्षांशीय विस्तार होता है या अक्षांशीय स्थिति होती है वह उसके जलवायु को स्पष्ट रूप से सीधे सीधे प्रभावित करती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि यह जो विषुवत रेखा का क्षेत्र है यह अत्यधिक उष्ण क्षेत्र है। यहाँ वर्षा की काफ़ी अधिकता होती है और अधिक तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं और इसी कारण से इन क्षेत्रों में पड़ने वाले जितने भी स्थलीय भाग हैं, जैसे दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र, अफ्रीकी क्षेत्र या और भी दक्षिण पूर्वी एशियाई के कुछ क्षेत्र हैं जो विषुवतीय क्षेत्र में पड़ते हैं, वहाँ पर काफ़ी घने जंगल हैं और इसी कारण से यह कहा जाता है कि यह जो क्षेत्र है उच्च वर्षा और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। अब इससे कोरिलेट हम लोग करते हैं भारत की संरचना को। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में खासकर हमारा जो राज्य है बिहार, इसके कुछ पड़ोसी राज्य खासकर झारखंड और पश्चिम बंगाल, इसके 2-3 क्षेत्रों के बारे में आप लोगों ने निश्चित रूप से सुना होगा। जैसा मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, झारखंड में झरिया, बोकारो, उसके बगल के राज्य में रानीगंज, यह सारे के सारे क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध हैं? बिल्कुल सही, यह सारे के सारे जो क्षेत्र हैं यह कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में कोयला का उत्पादन होता है और इसके उत्पादन का प्रभाव यह है कि कोयला उत्पादन के क्षेत्र में ही, चूँकि यह एनर्जी का बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है और इसी कारण इन क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े उद्योगों का विकास हुआ है। तो हम लोग कोरिलेट करते हैं कि भारतीय क्षेत्र में आखिर इसके संरचनात्मक विकास में इसका क्या योगदान है। हम लोगों ने भी देखा था कि यह करोड़ों वर्षों में भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है यह उत्तर की तरफ शिफ्ट हुआ। उत्तर की तरफ शिफ्ट करते हुए एक लंबा समय ऐसा था जब यह विषुवत रेखा के क्षेत्र में भारतीय भूभाग पड़ता था। अब निश्चित है कि उत्तर की ओर आते हुए जब विषुवत रेखा के पास भारत का दक्षिणी हिस्सा जब रहा होगा तो निश्चित रूप से यहाँ भी काफ़ी तेज़ बारिश होती होगी और यहाँ घने जंगलों का विकास हुआ होगा और उसी घने जंगलों के साथ यह जो भारतीय क्षेत्र है यह दक्षिण से उत्तर की तरफ शिफ्ट हुआ होगा। तो भले ही यह स्थलीय क्षेत्र उत्तर की तरफ शिफ्ट तो हो गया, लेकिन जो विषुवतीय क्षेत्र में घने जंगल बने थे यह जंगल भी इसके साथ साथ इसके ऊपरी भाग में शिफ्ट हो गया। लेकिन यह भारतीय भूभाग जब उत्तर की ओर शिफ्ट हुआ, जहाँ यह वर्तमान स्थिति में है, यहाँ पर जलवायविक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि इतने घने जंगलों का विकास हो। लेकिन चूंकि यह घने जंगलों का विकास तो तब हुआ था जब भारतीय क्षेत्र विषुवत रेखा के पास में था और इसी कारण जब यह घने जंगलों का क्षेत्र उत्तर की तरफ आया और इसी बीच जो भारतीय भूभाग में खिंचाव हो रहा था, इस खिंचाव के कारण उसमें बहुत सारे भ्रंश घाटियों का विकास हुआ। अभी हम लोगों ने चर्चा किया है भ्रंश घाटियों का विकास मतलब हमारे दक्षिणी भारतीय क्षेत्र का काफ़ी भूभाग ऐसा था जो ज़मीन के नीचे धंस गया। चूँकि ज़मीन के नीचे जब उसका धंसाव हुआ तो निश्चित है कि उस धंसाव के साथ साथ जितने भी उसके ऊपर घने जंगल थे वह भी नीचे की ओर धंस गए और इसी क्रम में एक नदी घाटी का नाम आपने सुना होगा, दामोदर नदी घाटी। जी हाँ, यह जो दामोदर नदी है यह इसी प्रकार की एक भ्रंश घाटी में यह बना हुआ नदी क्षेत्र है। भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, उसके नीचे बहुत बड़ी एरिया में बहुत विशाल क्षेत्र में घने जंगल नीचे की ओर धंस गए और वह क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से जो नीचा था भविष्य में उसमें नदी घाटी का विकास हुआ, दामोदर नदी का प्रवाह विकसित हो गया। लेकिन इस दामोदर नदी की घाटी में इसकी तली में चूँकि उसमें काफ़ी घने वनों का काफ़ी घने जंगलों का धंसाव हुआ था, कालांतर में करोड़ों लाखों वर्षों के अंतराल में वह कोयला में परिवर्तित हो गया और इसी कारण से यह जो दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र है उसी भ्रंश में धंसे हुए जो जंगली क्षेत्र थे, पेड़ वनस्पतियों का हिस्सा था, उसके कारण कोयला बाहुल्य क्षेत्र है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसके उत्तर की तरफ खिसकाव के समय भारतीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जहाँ पर लावा पठार का विकास हुआ,
उसकी संरचनात्मक विविधता बिल्कुल अलग है, विशेषता उसकी अलग है। इसी क्रम में इसके उत्तरी हिस्से के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर जंगलों का धंसाव हुआ और कालांतर में वह बहुत ही प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र के रूप में विकसित हो गए। तो इस प्रकार दक्षिण भारतीय का पूरा जो क्षेत्र है वह विभिन्न किस्म के चट्टानों से बना हुआ है। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि दक्षिण भारतीय क्षेत्र उस समय निर्मित हुआ था जब पृथ्वी की शुरुआत थी, अर्थात यह पृथ्वी के निर्माण के समय की सबसे प्राचीन और कठोर चट्टानें, जिसमें खासकर नीस और ग्रेनाइट जैसी चट्टानें हैं, उससे यह निर्मित है। आगे हम लोग देखेंगे भारत के दूसरे जो संरचनात्मक विभाग हैं उसमें किस तरीके से इससे अंतर मिलता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत खासकर वैसे चट्टानों से बना हुआ है जो कि इस पृथ्वी के इतिहास से उत्पत्ति के समय से जुड़ा हुआ है और यह सबसे प्राचीन, सबसे कठोर चट्टानें हैं। लेकिन इन कठोर चट्टानों में भी कई प्रकार के भूगर्भिक क्रियाओं से बदलाव हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से कई किस्म की संवहन धाराएं निकली और जिसके कारण यह ऊपरी धरातल को प्रभावित किया। हाँ, तो बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि भारत के संरचनात्मक विभाग के अंतर्गत जो पहला इसका विभाग है प्रायद्वीपीय भाग, उसका विकास किस तरीके से हुआ है और उसमें किस किस तरह की संरचनात्मक विशेषताएं दिखती हैं। आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं भारत के दूसरे संरचनात्मक विभाग के बारे में, जिसका नाम है हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। दरअसल यह जो दूसरा विभाग है यह भी जुड़ा हुआ है प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की तरफ विस्थापन से। दरअसल यह जो क्षेत्र है हमारा प्रायद्वीपीय भारत का, यह जब उत्तर की तरफ शिफ्ट कर रहा था तो इसी क्रम में पहले से जो उत्तरी भाग में अवस्थित क्षेत्र थे, जिसको हम लोग खासकर अंगारा लैंड या लॉरेंसिया का भूभाग कहते हैं, जिसमें वर्तमान समय का एशिया और यूरोप का हिस्सा है, यह पहले से अवस्थित था। और इसी कारण यह जो क्षेत्र था यह जब उत्तर की तरफ शिफ्ट करने लगा तो इस क्षेत्र से टकरा गया और टकराने के बाद एक दूसरे क्षेत्र पर काफ़ी दबाव पड़ने लगा। और इस दबाव के कारण क्या हुआ कि यह पूरा का पूरा विभाग जो है, पूरा का पूरा धरातलीय क्षेत्र है, इसमें बलन की प्रक्रिया होने लगी। सामान्य सी बात है कि अगर कोई भूभाग इस तरीके से एक दूसरे की तरफ बढ़े और टकराए तो बीच का जो हिस्सा है यह मुड़ने लगेगा, इस पर दबाव आएगा और इसी क्रम में चूँकि यह नीचे की तरफ तो स्थलीय भाग है, जा नहीं सकता है, और इसी क्रम में यह दोनों भूभाग, दक्षिण से आता हुआ भारतीय क्षेत्र और उत्तर में पहले से अवस्थित यूरेशिया का क्षेत्र, यह दोनों एक दूसरे से टकराता है और जिसके कारण इस क्षेत्र की चट्टानों में मुड़ाव आता है, बलन की प्रक्रिया शुरू होती है और यह बलन की प्रक्रिया के कारण इस क्षेत्र में एक विशाल पर्वतमाला की उत्पत्ति होती है, जिसे हम लोग हिमालय कहते हैं। दरअसल यह जो क्षेत्र है यह दक्षिण भारत की संरचना से बिल्कुल अलग है। जैसा हम लोगों ने चर्चा किया कि दक्षिणी भारतीय क्षेत्र बहुत ही प्राचीन चट्टानों से बना है, जिसमें ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों का योगदान है। लेकिन यह जो उत्तर में हिमालय का क्षेत्र है यह बिल्कुल नई चट्टानों से बना है। और जिस प्रकार से दक्षिण भारतीय क्षेत्र काफ़ी स्थिर प्रकृति का है, लेकिन यह जो उत्तरी हिमालयी क्षेत्र है यह बहुत ही अस्थिर और दुर्बल प्रकृति का है। दरअसल इसका निर्माण जो है वह अभी तक लगातार जारी है। इसकी निर्माण प्रक्रिया जारी है, इसको इस बात से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रायः इस क्षेत्र में भूकंप की घटनाएं होती रहती हैं, जो इस क्षेत्र की अस्थिरता को बतलाता है। और इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि दबाव के कारण इस क्षेत्र में एक नई संरचना का उत्पत्ति हुआ, जिसे हम लोग हिमालय क्षेत्र कहते हैं। अब एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि यह प्राचीन भूभाग है, जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, और दूसरी तरफ यह जो हिस्सा है हिमालयी हिस्सा, इन दोनों के बीच में एक गहरा सन्नति का क्षेत्र दरअसल बच गया, जिसको हम लोग भूसन्नति कहते हैं। एक तरफ हिमालय का क्षेत्र और एक तरफ दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जो तुलनात्मक दृष्टि से ऊंचा था, और इन दोनों के बीच में यह एक विशाल क्षेत्र था जो भूसन्नति के रूप में था। भूसन्नति का मतलब होता है एक गहरा क्षेत्र जो अपने आसपास के तुलना में संकरा और काफ़ी गहरा हो। और स्वाभाविक है कि चूंकि दोनों तरफ का क्षेत्र काफ़ी ऊंचा था, इसी कारण इधर से बहने वाली सारी नदियाँ और प्रायद्वीपीय हिस्से से आने वाली सारी नदियाँ, इन दोनों नदियों ने लाखों वर्षों तक इस भूसन्नति में मलबे का निक्षेप किया, और इस निक्षेप के कारण यह पूरा का पूरा जो भाग है वह अवसादी चट्टानों से, अवसादी मलबों से भरने लगा।
और कालांतर में यह जो क्षेत्र है वह दुनिया के सबसे विस्तृत समतल मैदानों में से एक बना। और इस मैदान में इसकी जो संरचना है, इसके चट्टानों की आयु बहुत ही नवीन है, बहुत ही नई चट्टानों से मिलकर यह बना हुआ है। इसके अधिकांश हिस्सों में इसकी जो मलबे की गहराई है, अवसाद की गहराई है, वह 1000 मीटर से 2000 मीटर के बीच है। लेकिन उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मलबों की जो गहराई है वह 3000 मीटर तक भी देखने को मिली है। 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर गहरे मलबे का विकास हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यह जो पूरा का पूरा भारतीय क्षेत्र है, भारतीय भूभाग की जो संरचना है, यह 3 जो इसके विभाग हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग प्रवृत्ति के हैं। जहां दक्षिण भारतीय क्षेत्र बहुत ही प्राचीन चट्टानों से निर्मित है, वहीं उत्तरी क्षेत्र में हिमालय और मैदानी क्षेत्र जो हैं, जिसमें खासकर गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान है और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र 3 जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, इन्हीं नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। दरअसल यह जो 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये नदियां और साथ ही साथ इसकी सहायक नदियां, ये सभी ने मिलकर इस पूरे क्षेत्र में अपने साथ लाए हुए मलबों का निक्षेपण किया है और जिसके वजह से इस पूरे समतल भूभाग का निर्माण हुआ है। तो जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भारत के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में इसकी संरचनात्मक विविधता बहुत ही एक दूसरे से अलग है, जो इसके निर्माण प्रक्रिया से जुड़ी है और लाखों वर्षों में यह क्रमबद्ध तरीके से इसका विकास हुआ है। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपने सीखा कि किस तरीके से करोड़ों वर्षों में भारतीय भूभाग की संरचना विकसित हुई है और इसकी संरचनात्मक विविधता का जो प्रभाव है इसके अलग अलग क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भारत की भू आकृति के बारे में। तो फिलहाल आज की कक्षा को हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।